प्रोग्राम मंजरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं हमारे साथ KTV उर्दू कश्मीर। नाज़रीन इकराम, कुछ घंटे और कुछ घंटों के बाद यह जम्मू कश्मीर के अंदर एक और तारीख रकम होगी और वो तारीख है DDC इंतखाबात में कौन से लोग बैठेंगे DDC की कुर्सी पर और कौन लोग होंगे इस रेस से बाहर। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। उसके साथ ही बात करेंगे आज के प्रोग्राम में उन सियासी जमातों की जिन्होंने इंतजामिया का, पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का न सिर्फ खैर मकदम किया इंतखाबात को पुरअमन तरीके से इनेकाद करने के हवाले से, और साथ में बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने काफ़ी देर बाद कल जब बडगाम का दौरा किया तो उसके बाद अपने तासुरात भी बताए। और बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। बताया जाता है कि कोविड-19 का एक ऐसा जुज UK में पाया गया जिसके मोहल्लिक असरात इतने ज़्यादा हैं कि कोविड-19 से भी 100% ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से यह जरासीम फैल सकता है। कई मुल्कों ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों को न सिर्फ मुलतवी कर दिया बल्कि अपने मुल्कों की तरफ आने के लिए भी रोक दिया। और बात होगी कि क्या होगा मुकद्दर नई जमातों का और क्यों होने लगी तोड़फोड़ पार्टियों के अंदर। आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। जी हां नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 22 तारीख है और कल 22 तारीख जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होगी, क्योंकि सियासी दंगल के साथ साथ कई एक जगह पे नाराज़गियां भी नज़र आएंगी, कई जगह जश्न भी होंगे और कई एक जगह पे ये कह सकते हैं कि मातब कदा भी हो जाएंगे कई लोग, क्योंकि नताइज जो कुछ भी होंगे आवाम के दबाए हुए बटन और उनकी तरफ से उनके मुकद्दरों को कैद करने के हवाले से जिस जगह भी उनकी मोहर सब्त हुई उसे पेटियों में बंद करके कल खोल दिया जाएगा। और इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जहां आज रीपोलिंग हुई 2 स्टेशन के अंदर, शुपियान में और उसके साथ साथ मेंढर पुंछ की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी A और B एक पोलिंग बूथ पर रीपोल किया गया, क्योंकि बताया जाता था कि वहां पर कुछ मामलात ऐसे पेश हुए थे। और इसके साथ ही इन सर्दियों के बीच में अवाम के जब में गफीर ने जिस अंदाज में DDC इंतखाबात के लिए न सिर्फ अपना रोल निभाया बल्कि अपने बुजुर्ग वालिदैन तक को कांधों पे उठा करके, और कई जगह पे ये भी कह सकते हैं कि जिस्मानी तौर नाखैज खुसूसी अफराद भी पोलिंग बूथ्स तक पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल किया। कई जगह पर लोग पार्टियों के लीडरान से तो नाराज नजर आए लेकिन आजाद उम्मीदवारों के लिए खुल के सामने आए, और कई जगह पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जश्न भी मनाए, अपनी पार्टी ने भी अपने झंडे दिखाए। और इस तरह से कुल मिलाकर के जो ये DDC इंतखाबात का अमल था मुकम्मल होने के बाद अब आज की रात कई लोगों की नींद जो है काफी ज्यादा हराम हो जाएगी। कई लोग होंगे जो मुकद्दर के ताने बाने को बुनना शुरू कर देंगे। और इस तरह से एग्जिट पोल के हवाले से आपको बताए देते हैं कि एग्जिट पोल कई एक यहां पर चैनल्स के जरिए दिखाया गया, और एग्जिट पोल कई जगह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीछे, कई जगह पे आगे, कई जगह पर PAGD का शुमार करता है, कई जगह पर PAGD का नाम ही नहीं लेता, कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी सबकत दिखाता है और कई जगह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के हवाले से बिल्कुल खामोश नजर आता है। और उसके साथ ही अपनी पार्टी को और दीगर लोगों को भी अच्छी खासी सीटें बांट रहा है। लेकिन जो अपने आप को सियासत के मैदान में काफी ऊंचे समझते थे उनकी दिल आजारी हो जाए, क्योंकि इंतखाबात के नताइज जो हैं बिल्कुल बरक्स आ रहे हैं। और इस तरह से PAGD की क़यादत के हवाले से जो मैंने रोज़े अव्वल से बात कही थी कि अगर PAGD को अपना कोई बड़ा खाता यहां पर खोलना है तो उसके लिए उन्हें अपनी बड़ी क़यादत को बाहर लेकर के आना होगा और लोगों के बीच में आना होगा। लेकिन बदकिस्मती कहें, कानूनी पेशताव कहें या फिर उसके बीच में सियासतों के वार कहें, क्यों बड़ी क़यादतें बाहर नहीं आई और क्या वजह हुई कि ये क़यादतें अपना कोई ख़ास रोल इन DDC इंतखाबात के बीच में नहीं दिखा सकी। क्या वजह हुई कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी श्री गुफ्वारा से अनंतनाग तक, बीज बहारा तक और गुरेज से बराबर की अगर हम बात करते हैं बांडीपुरा तक की, वहां तक पहुंच सकती थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी क़यादत, PDP की बड़ी क़यादत, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बड़ी क़यादत क्यों इन सभी जगहों पर नहीं पहुंच सकी?
मामलात उनके हैं, वो खुद जानते होंगे और कल के नताइज के बाद शायद वो भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि हां, फलां फलां जगह पर अगर हम गए होते तो शायद ये सीटें हमारी हाथ से नहीं जाती। हम सीट्स के हवाले से अगर नाम लेंगे तो शायद कई एक जमातें, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी भी हो, उनकी नींद भी हराम हो सकती है। क्योंकि ये जो इस वक्त एग्जिट पोल सामने आ रहा है, जिस एग्जिट पोल को इस वक्त जमातें दिखा रही हैं, जिस एग्जिट पोल के हवाले से बड़े बड़े लीडरान दावे करते हैं, कई जगह पर उनके गुबारों से हवाएं निकलती शुरू हो गई हैं। और उसके साथ ही कल के दिन के हवाले से जो गिनती होगी, उस गिनती में आपको खुद अंदाजा होगा कि इस वक्त जो बात हम आपके साथ कर रहे हैं वो कल की तारीख में कितनी सही साबित हो सकती है। पीएचईडी के बारे में आपको बताते हैं कि जब हम यहां पर सीटों की गिनती की बात करते हैं, सीटों के हवाले से कुल मिलाकर के रुझान देखते हैं, आपको बताएं तो 2181 उम्मीदवारों की तकदीर जो है वो पेटियों के अंदर बंद है। और इस तरह से 140 और 140 के आंकड़े को जब जम्मू और श्रीनगर के दोनों आंकड़ों को मिलाते हैं तो 280 कैंडिडेट बन जाते हैं। और जब हम इसकी एक पेशन गोई शुरू करते हैं, एग्जिट पोल शुरू करते हैं, फिर हम किसी जगह पर दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास यहां पर 50 से 60 सीटें हैं। लेकिन मैं आपको बड़े एक वसूख के साथ बात यहां पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस अंदाज में शहर श्रीनगर के अंदर या जम्मू के अंदर कैंपेन की, उस कैंपेन में जमीन और आसमान का फर्क था। भारतीय जनता पार्टी की सारी आला कयादत जो थी वो श्रीनगर के अंदर कयाम करके रही और कोशिश की कि जितना हो सके हाथ पैर मारा जाए। और पीएचईडी की जितनी भी कयादत थी वो बंद कमरों के बीच में रही, खुद से नाराज थी, आवाम उनसे नाराज थे या उन्हें सरकार ने अंदर बंद करके रखा, हम उस बहस में नहीं जाएंगे। लेकिन असर कितना इसका रहेगा, देखिए हम आपको बताते हैं कि अगर हम शहर श्रीनगर की बात करते हैं तो अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी जो हाल ही में वजूद में आई लेकिन एक अपना अंदर का जो असर रखती है, उस असर के हवाले से हम आपको बड़े यकीन से कहते हैं कि तकरीबन 3 सीटें जो हैं वो अपनी पार्टी की झोली में बराह रास्त यहां श्रीनगर के अंदर जा सकती हैं। जी हां, हम शहर श्रीनगर की बात करते हैं, जिला श्रीनगर की बात करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बारामूला की बात करें तो वहां पर भी तकरीबन उनके पास 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जो माना जाता है कि वो उनके लिए बहुत ही सेफ काम कर जाएंगी और उसमें 1 सीट का और भी इजाफा हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम आपको बताएं कि बडगाम जिले के अंदर उनके लिए खाता खोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर 1 सीट पर वो वहां पर कब्जा कर लेते हैं तो उसका मतलब है कि वहां के कैंडिडेट के साथ साथ उसके असर और रसूख ने भी बहुत ज्यादा काम किया है। और उसके साथ ही नाज़रीन इकराम आपको यह बात भी बताए देते हैं कि जम्मू के बारे में आपको बताए देते हैं, जम्मू खित्ते में भी अपनी पार्टी अपना खाता खोलेगी और 8 सीटों के लगभग वो जाकर के कहीं पर जाकर के रुक जाएगी। और इसी तरीके से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं, जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम जो जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई थी, दीगर पार्टियां, उनके हवाले से बात करते हैं, वो सारी पार्टियां जो इत्तेहाद के अंदर आई उसमें कई जगह पर पैंथर्स पार्टी भी इसके साथ टच करती है। तो इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि कुल मिलाकर के 280 सीटों में से 135 के आंकड़े तक हम पीएचईडी को पहुंचाते हैं। और इस तरह से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि इसमें कुल मिलाकर के जो सीटें उनके पास आ रही हैं, 135 का आंकड़ा यहां पर बहुत कम पड़ता है। हालांकि इसे हम 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं कह सकते, इसे हम सिंगल मेजॉरिटी भी नहीं कह सकते, लेकिन उसके साथ ही जो अदर्स की बात आती है, अदर्स हवा नवा को देख करके कल को अपना मिजाज बदलेंगे। जिस तरीके से शहरी श्रीनगर से लेकर के अगर हम जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर खित्ते की बात करते हैं तो यहां पर अदर्स के पास कम से कम 27 सीटें आ रही हैं, जो हमने कुल मिलाकर के इसकी जमा तफरीक की। इसमें ऐसा लगता है कि अदर्स जो 27 सीटों के करीब जाकर के टच कर सकते हैं, अगर 18 पर भी रुकते हैं और इस तरीके से जाकर के उनका सपोर्ट कहीं पर भी अपनी पार्टी की तरफ ज्यादा नहीं गया और पीएचईडी की तरफ कहीं पर जाता हुआ दिखा तो उसका बराह रास्त असर जो है असेंबली इंतखाबात पर पड़ेगा।
और उसके साथ ही आपको नाज़रीन किराम ये बात भी बताए देते हैं कि जम्मू के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास इस वक्त अपनी जो निशस्तें उनको महफूज तर लगती हैं वो सिर्फ 48 हैं और उन 48 के आंकड़े में जहां पर इजाफा होगा वहां पर यह कह सकते हैं कि पीएजीडी के अंदर देवेंद्र रैना समेत जितने भी राणा समेत लोग हैं वो शायद उतनी मेहनत नहीं कर पाए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुस्तफा कमाल की बात करें तो वह वहां पर बराबर डेरा जमाए रहे और पूरी तरीके से इलेक्शन कैंपेन को चलाई। हालांकि खराबी सेहत की वजह से वो उतनी ज्यादा कैंपेन नहीं चला पाए, लेकिन फिर भी ये आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए टिक जाना और 22 से 25 सीटों के आसपास जाकर के रुकना एक बड़ा कमाल होगा। और इसके साथ साथ कुछ आजाद उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो जेकेपीएम के साथ साथ दीगर जमातों के साथ साथ हम ख्याल माने जाते हैं, जिन्हें हम अदर्स के खाते में गिनते हैं। इसलिए नाज़रीन किराम आपको कुल मिलाकर के बताते हैं कि ये जो डीडीसी के नताइज कल आने वाले हैं इसमें कुछ नए चेहरे ऐसे आएंगे जो सही मानों में हमारे नाजरीन को ही नहीं बल्कि यहां के सियासी हलकों को भी हैरान करके रख देंगे। उसके साथ ही एक बड़ा फिर जो अखाड़ा होगा वो जमा हो जाएगा इस चीज को देखने के लिए कि आखिर जो ये हार हुई कई एक जगह पर ऐसे एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स की जो जीत के बिल्कुल करीब हो सकते थे, 150 से लेकर के 120 वोट से भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो हमारी नजर में हार सकते हैं। कई जगह पर आपको मजे की यह बात बताएं कि 9 से टोटल 19 के आंकड़े के बीच में कुछ कैंडिडेट्स जीत जाएंगे। हालांकि यह बिल्कुल कम का फर्क है, हालांकि जीत और हार में सिर्फ एक का आंकड़े का फर्क होता है। और इस तरह से लेकर के जो आने वाले इंतखाबात हैं इसमें जो कांग्रेस की सिचुएशन है वो अपने जिस तरह से असेंबली के अंदर 8 से 10 के बीच में रहते थे, यहां पर हम उनको 11 के आंकड़े के बीच में ला रहे हैं। लेकिन साथ में यह भी माना जाता है कि वो कहीं बड़े नुकसान के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत साल कांग्रेस ने हुकूमत की, कांग्रेस के वुज़रा रहे, कांग्रेस के लोग यहां पर रहे, गुलाम अहमद मीर का भी एक बड़ा असर रहे। और उसके साथ साथ जब हम कुल पंचों और सरपंचों की तादाद देखते हैं जो बन के सामने आ गई, जो सीटें खाली रह गई थी, यूएलबी के हवाले से बात करें तो कई जगह पर नुकसान भी हो रहे हैं। लेकिन मसला यह आ जाता है कि अगर कल की तारीख में अपनी पार्टी के पास यहां पर एक ऐसी बहुमत आती है जिसको आप ये कहें कि 9 माह पुरानी पार्टी अगर यहां पर कुल मिलाकर के 25 सीटों के आसपास आकर के रुक जाती है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, या फिर 18 पर भी कहीं पर रुकती है, तो यह एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा उन ताकतों के लिए जो उन्हें बी टीम या ए टीम के नाम से कहते थे। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फर शाह जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के और मुकम्मल वकालत करते रहे, क्लीन स्वीप करने की बात करते रहे, मुजफ्फर हुसैन शाह का मानना है कि पूरे कश्मीर के अंदर जो है वो स्वीप करेंगे, बिल्कुल स्वीप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये बात जमीनी सतह पर उन लोगों के साथ करके आए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर घूम के आए हैं जहां पर लोगों के मिजाज ने वोट दिया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि कई नए इलाके ऐसे हैं, कई नई सीट्स ऐसी हैं जो तश्कील दी गई। आपको मालूम होना चाहिए कि डीडीसी के अंदर हर जिले के अंदर 14 उम्मीदवार होंगे और 14 जो उम्मीदवार होंगे, मजे की यह बात रहेगी कि जब डिस्ट्रिक्ट के लिए चेयरमैन बनाने का वक्त आएगा तो उस वक्त इस बात पर इत्तेफाक करना कि किस जमात का चेयरमैन हो बहुत कम मसला है। श्रीनगर के अंदर बड़ा आसान हो जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और पीएजीडी के लिए कि वो अपने चेयरमैन को सामने लाएं, लेकिन दीगर जगहों पर उनके लिए कई एक बड़ी मुश्किलात और हडल्स होंगी। इसी तरीके से बीजेपी अगर कोई बड़े जीत का जश्न मनाए तो गलत बात होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी लंबी कैंपेन उन्होंने चलाई, जितने लंबे दावे किए और जिस लंबे अंदाज में आकर के यहां पर बार बार उन्होंने पीएजीडी को हदफ तनकीद बनाया, यह सही बात है कि उनके पास वोटों का एक आंकड़ा रहेगा, क्योंकि कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कई लोगों ने वोट दिए, लेकिन यह भी आपको साथ में कहेंगे कि हर किसी ने डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं दिए, हर किसी ने 35 और 370 के लिए वोट नहीं दिए। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट बराए वोट दिए। यानी कि यह बात हम आपको इसलिए बताते हैं
क्योंकि आने वाले आयाम में आपको जब डब्बे खुलेंगे, जब मशीन्स के अंदर गिनती शुरू होगी, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कई ऐसे इलाकों से अनएक्सपेक्टेड आपको वो वोट भी मिल सकते हैं जहां से आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई भी मखसूस जमात, चाहे उसमें पीडीपी की बात करें, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे उसमें कांग्रेस की बात करें। जैसे मैंने आपको बताया कि 137 का आंकड़ा जो है, उसमें अगर पीडीपी के 25 को भी हम ऐड करते हैं, 26 सीटों को भी ऐड करते हैं, तो कुल मिलाकर के कई एक जगह पर एक बड़ा टकराव जो है वो सियासी जमातों के बीच में आएगा। और कुपवारा जैसे इलाके से अगर हम वहां उस जिले की बात करें तो वहां की 14 सीटों के अंदर क्या कुछ रुझान रहेगा, ऐसा भी लगता है कि वहां पर भी कई नाराज उम्मीदवार जो हैं वो जीत सकते हैं। और उसके साथ साथ सज्जाद गनी लोन कितनी ज्यादा मेहनत कर चुके होंगे, अगर वो 10 से 12 के आंकड़े को वहां पर पार करते हैं तो एक बड़ी तारीख रकम हो सकती है, क्योंकि पूरा वक्त जो सज्जाद गनी लोन का है वो मुकम्मल गुजरा है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के अंदर। और इस तरह से उन्होंने कंसंट्रेट किया पीएजीडी के अंदर होते हुए भी कि वो अपने जिले को किसी तरीके से मजबूत करें और यह साबित करें कि उनका जो फैसला पीएजीडी बनाने का था वो कहीं पर फ्रूटफुल साबित हुआ। बैरिकैफ इंतजार ज्यादा नहीं है। कुल सीटों के बारे में तो आपको यह बात बताई देते हैं कि जब हम 140 के आंकड़े की बात करते हैं, इस 140 के आंकड़े में यह कोई पार्लियामेंट बनाना नहीं है। हर जिले का अपना चेयरमैन होगा, अपने जिले के अंदर अपने उम्मीदवार जो होंगे वो 14 होंगे। लेकिन अगर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी, पैंथर्स पार्टी को, लाल सिंह की जमात को, उसके साथ साथ पीएजीडी को, आजाद उम्मीदवारों को, नाराज लोगों को अपने साथ मिलाने में कहीं जगह पे आगे निकल गई तो यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि जम्मू के अंदर कश्मीर के तई जो नाराजगी का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी वो अपनी जगह पर कायमो दायम है। और इस तरह से इस वक्त यह बात भी वाज़ेह हो जाती है कि जम्मू खित्ते के अंदर ही अगर हम राजौरी पुंछ की बात करते हैं, डोडा किश्तवाड़ की बात करते हैं, वहां से रूनियाल जैसे लोगों समेत कई लोग ऐसे हैं जो अच्छी खासी कुर्सियों से निकल करके दोबारा डीडीसी इंतखाबात के लिए आए। क्या कुछ रुझान रहेगा वो तो कल बहरे-कैफ खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह खेल उतना सस्ता नहीं था जितना आम लफ्जों में पहले दिनों में माना जाता था, क्योंकि जब तक पीएजीडी नहीं बना था, डीडीसी इंतखाबात के हवाले से जो तारीखों का ऐलान हो गया, पीएजीडी कोई बड़ा काम कर जाएगा इसका अंदाजा शायद बीजेपी को भी नहीं था। और इस तरह से कांग्रेस अगरचे कई एक महाज पर नाकाम भी रही, लेकिन यह बात भी कतई तौर पर इनकार नहीं की जा सकती कि उनके हमख्याल लोगों ने भले ही पार्टियां बदली हूं, मिजाज बदले हूं, लेकिन यह सही बात है कि चिनाब खित्ते ने भी अपना एक असर दिखाना जरूर है। और इसके चलते यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि बीजेपी के पास कुल मिलाकर के जो सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर होंगी वो 70 के आंकड़े के आसपास जाकर के टिक जाएंगी। और इस तरह से फिर जो दीगर सीटें बचती हैं उनको आप किस खाते में बांटते हैं, कैसे नहीं बांटते हैं। मतलब यह था कि लोग निकले, और लोग इस डर से निकले कि जो पंचायत के, बल्दियात के इससे पहले इंतखाबात हुए उसमें लोगों ने शिरकत नहीं की थी कश्मीर रीजन के अंदर, जिसकी वजह से उस वक्त कई एक ऐसे अरे गहरे लोग भी सियासतों के अंदर आ गए जिनकी वजह से इलाकों को बड़े नुकसान उठाने पड़े। और यही वजह थी कि अब के बाद जो लोग निकले हैं वो अपने जिलों के, अपने इलाकों के, अपने ब्लॉक्स के हवाले से, तरक्की के हवाले से, बिजली पानी सड़क के हवाले से निकले और इस तरह से उन्होंने अपना वोट दिया। और बड़ी बात यह थी कि पहली मर्तबा 2-3 असेंबली इंतखाबात, 2-4 पार्लियामेंट्स के बाद, अगर हम 1990 के बाद की आज तक बात करते हैं तो पहली मर्तबा लोगों ने इतनी तादाद में वोट दिया है। और इससे यह बात वाज़ेह हो जाती है
कि अगर ये नुमाइंदे सही मानों में लोगों का काम कर सके और इसके बीच में डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है अगर वो पूरा हो जाता है और इंतखाबात यानी कि असेंबली इंतखाबात का ऐलान होता है, तो उस वक्त क्या कुछ रुझान रहेगा, क्या पोजीशन रहेगी, क्या तब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 35 से 370 के हवाले से कोई सुनवाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये तो बहरकैफ आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कल के चुनावी नताइज न सिर्फ कई एक लोगों को हैरत ज़दा कर देंगे, बल्कि इसके साथ साथ यह बात भी जरूर खुल के सामने आ जाएगी कि लोगों ने जो वोट दिया है, लोगों ने जो घरों से निकल करके जमहूरियत में एक यकीन दिलवाया है, क्या उसमें बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो इस वक्त अपना काम दाम छोड़ के पूरा मुल्क छोड़ करके यहां पर आकर के बैठे हुए थे, क्या उनकी जोलियों में भी कहीं पर कमल खिलेंगे, नहीं खिलेंगे? हां, इतना जरूर है कि कुछ मखसूस सीटों की जो हमने श्रीनगर के अंदर बात की, और इस तरह से नाज़रीन किराम अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल लेती है और एक सीट पर भी यहां पर कब्जा कर लेती है श्रीनगर के अंदर, तो उनके लिए यह बड़ा कमल खिलाने के बराबर होगा। क्या यह कमल भी उनकी जोली में खिल पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन इसके साथ ही अब कल के दिन के हवाले से जो कुछ भी नताइज होंगे वो सबके सामने खुली किताब की तरह होंगे और लीडरान का होगा शुरू एक नया इम्तिहान। क्या जो वादे उन्होंने बड़े बड़े किए वो उस पे खरा उतरेंगे या फिर आने वाले इंतखाबात में उन्हें फिर एक बार वोट के जरिए ही अवाम के अत्ताब का शिकार होना पड़ेगा? आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर, शाहिद बुखारी के साथ। प्रोग्राम है मंजरनामा। नाज़रीन किराम, जब हम डीडीसी इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं तो इस हवाले से आपको बताई देते हैं कि यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कल एक बड़ी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि अवाम ने जमहूरियत में जो एतमाद दिखाया वो उसका फल जरूर उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी इंतखाबात को पुरअमन तरीके से मुनक्कद करने के लिए न सिर्फ वो सिक्योरिटी फोर्सेज का, पुलिस का और दीगर अमले का शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर का भी यहां पे शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने आवाम को बराह रास्त मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि यह बात इस बात की गम्माज है कि यहां के लोग तशद्दुद नहीं बल्कि अमन अमान के बीच में तरक्की तलाश कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, आइए आपको दिखाते हैं। कि लोकतंत्र का महापर्व इस यूनियन टेरिटरी में कल संपन्न हुआ। मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ के विकास और नवनिर्माण में कल जो चुनाव हुआ है इसका बहुत ही महत्व होगा। मतदान के जो आंकड़े अभी तक उपलब्ध हुए हैं उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि जम्मू कश्मीर का चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, प्रोफेशनल हो या व्यापारी हो, सबने बढ़ चढ़ करके ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, यहाँ की उन्नति और प्रगति को जन जन तक पहुंचाने के लिए और तरक्की को एक नई दिशा देने के लिए भारी संख्या में मतदान किया है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव से और इस चुनाव के मत प्रतिशत की तुलना करेंगे आप, तो कठिन स्थानों पर भी विपरीत मौसम के बावजूद मैं कह सकता हूं कि कई स्थानों पर दुगना मतदान हुआ है। और इसके लिए मैं श्रेय आपको देना चाहता हूं। पिछले दिनों जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो प्रयास किया, उनकी समस्याओं के समाधान में जिस तरह की रुचि सबने मिलकर के दिखाई और उसको आपने जिस ढंग से लोगों तक पहुंचाने का काम किया, मैं मानता हूं कि आपकी भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि भारत के संविधान में जो संशोधन हुआ 73rd और 74th, उसमें जो कमियां रह गई थी पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत करने के लिए जो काम किया जा सकता था वो अधिकतम काम पिछले 3-4 महीनों में हमने किया। और 3 टियर सिस्टम यहां भी लागू हो तो डीडीसी के चुनाव भी यहां करा दिए। तो मैं सभी राजनीतिक दलों को और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी जिन्होंने भारत के संविधान में आस्था व्यक्त की है, उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रतिकूल मौसम में जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की, बच्चियों की, नौजवानों की रही है, मुझे लगता है कि उन सबका अभिनंदन अगर न किया जाए
तो शायद ये ज्यादती होगी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और चुनाव शुरू होने के पहले मैंने एक बात कही थी कि पीसफुल, फ्री एंड फेयर, शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो, इसका इंतजाम प्रशासन करेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि छोटी मोटी एक आध घटनाओं को देख लें तो इसके अलावा सामान्य रूप से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया है। दूसरे राज्यों में भी अगर चुनाव आप देखे होंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा घटनाएं होती हैं, ये और खुशी का मौका है। दूसरी बात, प्रशासन के जो हमारे साथी इस पूरे अभियान में लगे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्स के जिन लोगों ने इस ठंड में भी पूरी मेहनत करके इस चुनाव को निष्पक्ष कराने में और शांतिपूर्ण कराने में योगदान दिया है, इन सबका भी मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये त्रिस्तरीय डेमोक्रेसी जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में काम करे, इसके लिए हम सब पूरा सहयोग करेंगे। और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो गठन होगा तो जिलों के विकास की पूरी जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों को मिले और वो काम करें, इसका हम सब प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुने हुए प्रतिनिधि और उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर के विकास को नई ऊंचाई तक ले जाने का और जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी क्षमता से घर घर तक पहुंचाया जा सके, ये प्रयास हम करेंगे। एक बार फिर से मीडिया के साथियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी राजनीतिक दलों को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं कि भारतीय संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए जो संशोधन हुआ उसको उन्होंने पूरी तरह स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 26 दिसंबर को देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी एक सेहत योजना का शुभारंभ करने वाले। आपको यह भी मालूम है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जब शुरू हुआ था तो उसमें एक क्राइटेरिया थी कि 2011 के सेंसस में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल मिलेगा। उसी तर्ज पर, ठीक उसी तर्ज पर यहां 30 लाख लोगों को सुविधा आयुष्मान भारत में मिल रही है। 1 करोड़ लोग बच गए थे तो हम लोगों ने एक फैसला किया कि 1 करोड़ लोगों को भी 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत सेहत के नाम से हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, इसमें दी जाए। और 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी के शुभारंभ के बाद हर सीएससी पर, हर जनपद पर, यहीं जम्मू में भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे, हर जिले में। जी हाँ नाज़रीन, एक तरफ जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आवाम का शुक्रिया अदा किया, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम आपको यह बात भी बताए देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव मुकम्मल होने के बाद यहां पर जो इस वक्त स्टार कैंपेनर्स की टीम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई हुई थी, शहनवाज हुसैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहां के आवाम का शुक्रिया अदा किया और जम्मू कश्मीर को एक मखसूस और महफूज जगह करार देते हुए कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों में जब चुनाव होते हैं तो कई जगह पर खून खराबे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां के आवाम ने जिस तदब्बुर के साथ और जिस बर्दोबारी के साथ, जोशो खरोश के साथ इन इंतखाबात में हिस्सा लिया, वो काबिल तहसीन है। क्या कुछ वो कहते थे, आइए आपको दिखाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हुए वो जमहूरियत की बहुत बड़ी जीत है। ऐसे हमारे यहाँ भी जब बिहार में, यूपी में कहीं चुनाव होते हैं तो बहुत तशद्दुद होता है, बड़ी हिंसा होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर का ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव इंडियन हिस्ट्री में सोने के अक्षर से लिखा जाएगा, क्योंकि ये पहला चुनाव है जिसके अंदर कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, कहीं पर बूथ पर कोई हंगामा नहीं हुआ, हमने कोई कंप्लेन नहीं की, किसी और ने भी कोई कंप्लेन नहीं की। फ्री एंड फेयर पोल के लिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन को, जम्मू कश्मीर के पुलिस को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जम्मू कश्मीर का चुनाव डीडीसी का चुनाव है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव। ये डेवलपमेंट के लिए था, जनता में, आवाम में एक भूख थी डेवलपमेंट के लिए,
और इस चुनाव में एक ही मुद्दा रहा डेवलपमेंट। हमारे जो मुखालिफिन हैं उन्होंने ज़रूर, क्योंकि डेवलपमेंट के मुद्दे पर वो पब्लिक को फेस नहीं कर सकते थे, इसलिए वो पब्लिक में बहुत ज़्यादा नहीं गए। जैसे बहाना भी किया कई बार, मैंने भी, जैसे जुमा के दिन, इलेक्शन के दिन मैं भी कैंपेन में अगर जाने लगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उस दिन रोका तो मैं भी रुका, लेकिन मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई हंगामा नहीं किया। और उस दिन ज़रूर प्रेस क्लब में मैंने प्रेस की थी तो मैंने इसका जिक्र किया था। ये जम्मू कश्मीर की अवाम ने जो उत्साह दिखाया है, जो पोल में जिस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मैं उनके जज्बे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सही है कि नेशनल मीडिया किसान आंदोलन और अन्य चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो मीडिया है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि, और नेशनल मीडिया का भी, बहुत से लोगों ने कवर भी इसको किया, जिन्होंने इस चुनाव के अंदर लोकतंत्र में वो दौर देखा जब लोग नाच के, गा के, जश्न के साथ वोट डालने जाते थे, उसी तरह का माहौल हुआ। और सवाल कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो कल पता लगेगा, लेकिन हम पहले चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जब भी मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हम अगर पिछले चुनाव को पैमाना मान लें, जो लोकसभा का चुनाव है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर वैली में 2.9% शेयर था और असेंबली में 1.7% ही हम ताकतवर माने जाते थे। इतने ही वोट हमें आए पोल के अंदर, सारे वोट जो पोल हुए उसका। लेकिन मैं आज श्रीनगर में ये दावा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने से पहले ही जो हमारे मुखालफिन हैं उन्होंने हार मान ली और कहा वो अकेले बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आवाम हमारे साथ थी। इसलिए जैसे बिहार यूपी में महागठबंधन बनता है, उन्होंने महागठबंधन बनाया और वो महागठबंधन को भी हर जगह तीखा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से मिला। हमारे बहुत से पंच सरपंच जीते हैं, आज मैं उसका जिक्र नहीं करता क्योंकि सेम डे काउंटिंग होती है और हमारे बहुत से लोग जीते हैं। लेकिन जो डीडीसी का इलेक्शन है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट, इसका ये इम्पोर्टेंस है इसका कि कई कैबिनेट मिनिस्टर, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो भी डीडीसी का चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो आप समझ सकते हैं इस इलेक्शन की अहमियत क्या थी। हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक ख्वाब है, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, तो जमहूरियत रहेगी तो इंसानियत भी रहेगी और कश्मीरियत भी रहेगी। जैसे हम कई राज्यों में, मैं यहाँ नहीं कहता लेकिन कई राज्यों में हम लोग कहते हैं कि जंगल राज, तो अगर जमहूरियत नहीं होती तो उसको जंगल राज कहते थे। तो जमहूरियत यहाँ मजबूत हुई है। पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पार्टियां जीतेंगी, हारेंगी, लेकिन जमहूरियत रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार लोकतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। काउंटिंग में कल कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कल पता लगेगा, लेकिन मैं आज श्रीनगर में जिम्मेदारी से कहता हूं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत चुनाव जीत गई, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है। लोगों ने जमहूरियत में पार्टिसिपेट किया है और जिस तरह पोल किया है, अगर अन्य राज्यों में जिस तरह पोल होता है उसी तरह पोल किया है, यानी कहीं 30%, 40%, 50%, एक दो जिलों को छोड़ दें तो सब जगह बहुत अच्छा पोल हुआ है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन किराम, आपको बता देते हैं कि दूसरी तरफ एलजेपी की तरफ से भी यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, जिसमें संजय सराफ ने आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने भारी मात्रा में इन इंतखाबात में शिरकत की और इस तरह से जमहूरियत में अपना यकीन दिलवाया। क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम पूरे जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीरी आवाम को मुबारकबाद देना चाहते हैं। जिस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर एक ने
हमारी माँ बहन बेटियाँ यूथ्स नौजवानों ने जिस तरीके से पार्टिसिपेशन की, वोट जिसको भी डाला, अगर आप लोगों ने हमारी भी प्रेस देखी होगी, हमारे भी इंटरव्यूज़ देखे होंगे, हमने उसमें भी यही बात की कि आप जाइए वोट डालिए। हमें हर एक को हक है अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, अपने तरीके से, जो भी डेमोक्रेसी में है, जिस भी चेहरे को आपको अच्छा लगे, जो भी चेहरा ठीक लगे उसको वोट डालिए, जो आपको लगे कि आपके एरिया में काम कर रहा है या काम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाना। हम लोग डिपार्टमेंट में जितने डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे, इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर, उसके साथ में पुलिस डिपार्टमेंट, डीजी साहब से लेकर आईजी साहब से लेकर एसएसपीज, एसपीज, एसएचओज, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो एसपीओज की रहती थी, जो बेचारे हर 24/7 काम कर रहे थे या कैंडिडेट्स के साथ में थे, सब लोगों ने मिल बांट कर, या इलेक्शन प्रोसेस में जितने लोग सब साथ में काम कर रहे थे, उन सबको मुबारकबाद देते हैं कि एक पीसफुल तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप से इलेक्शन में वोटिंग हो गई। जिसको अच्छा लगा वो गया, उसने डाला, जिसको नहीं लगा उससे भी हम गुजारिश करेंगे फ्यूचर में जब भी इलेक्शन होगा। डीडीसी इलेक्शन जो था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस थे, इश्यूज अलग है। 370 के बाद बहुत ऐसी पार्टीज हमारे साथ में, आप लोगों के साथ में भी बड़े बड़े इश्यूज लेकर आए थे, लेकिन ऑनेस्टली पिछले 10-12 साल से मैं डॉक्टर फारूक साहब को हर वक्त कहता हूँ, राजीव फारूक अकार्ड में उन्होंने जो क्रिएशन ऑफ मिलिटेंसी उनकी वजह से हो गया। जहाँ बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए वहाँ गन और पिस्टल उसके हाथ में मिला, पत्थर मिला, बिकॉज ऑफ डॉक्टर फारूक। लेकिन आज मैं उनको आप मीडिया के सामने खुलकर बोल रहा हूँ, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। उनका जैसा कलाकार और आर्टिस्ट है नहीं कोई। 40-50 साल 370 पर उन्होंने राजनीति की, और आज भी जब 370 चला गया उसको वापस लाने के लिए गुपकार को सामने रखा, गुपकार ही 370 को वापस लाएगा। जबकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, 370 1950 में पार्लियामेंट से मिला, मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियन जब ने सपोर्ट किया तो उस टाइम वो 370 मिला। जब चला गया वो भी पार्लियामेंट से गया, वापस भी आएगा पार्लियामेंट से आएगा। लेकिन इनकी कलाकारी इतनी अच्छी है, इनको इतना अच्छा नब्ज पकड़ना आता है, पल्स ऑफ द पीपल जो इनको आता है, पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में लोगों का पकड़ना, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को वापस उसी के बीच में घुमाया। कहीं पर भी मैंने गुपकार का कोई साथी ये नहीं बोलते हुए देखा कि हम फ्लाईओवर बनाएंगे, हम रोड्स बनाएंगे, हम 5 स्टार होटल्स की फैसिलिटी देंगे, हम मेट्रोज देंगे, हम अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए रोजगार देंगे। खाली 370 वापस लाएंगे और वो गुपकार लाएगा। अब मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनको गुजारिश भी करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब परसों आपके पास मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। जो अनुमान लगा, मैं भी ग्राउंड जीरो पर घूम रहा था, मेरे भी कैंडिडेट्स थे। हम लोगों ने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं उठाए क्योंकि हमें 3rd फेज में अपना पार्टी का सिंबल यहाँ पर अलॉट हो गया, तो हम लोगों ने 20-22 कैंडिडेट ऐसे उठाए, इंडिपेंडेंट 10-11 उठाए। काउंसलर की 2 सीटें श्रीनगर की थी, 3 सीटें थी, 3 में से 2 सीटें हमारी उठी है। तो देखते हैं रिजल्ट जो भी आता है, बट अच्छी बात है कि डेमोक्रेटिक सेटअप से सब साथियों ने वोट डाला। हमारे भी कैंडिडेटों ने अच्छे तरीके से, खुले दिल से, खुले दिमाग से लोगों के बीच में जाकर वोट मांगा, डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर वोट मांगा, विकास के मुद्दों को लेकर वोट मांगा। लेकिन जो मेरे को ग्राउंड जीरो पर दिखा वो मेरे को वही दिख रहा था। और मैं गवर्नर साहब से गुजारिश, एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, जो हमारी बिजली की यहाँ हालात है बहुत ख़राब है। बिजली और पानी जो हमारा हक है, डीडीसी के रिजल्ट्स आने के बाद डेवलपमेंट की प्रोसेस कब कैसे स्टार्ट होती है। लेकिन मेरे को जो प्रेजेंट में आज जितनी ठंड है कश्मीर वैली में, इस ठंड में अगर हम लोग टूरिज्म स्पॉट की बात करते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा की बात करते हैं, लेकिन कम से कम जो प्रेजेंट में हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हमें बिजली तो 24/7 मिले। अब बिजली का पैसा भी आपने बढ़ाया, हम उसमें भी मना नहीं कर रहे हैं। पहले कहते थे मीटर नहीं लगे हैं तो इसलिए नहीं दे रहे, अब कहते हैं हर जगह मीटर लगा। अगर मीटर लगा है तो मेरे को 24 घंटे बिजली दो। आपने मीटर लगाया अच्छी बात है, बट मेरे को 24 घंटे बिजली दो, नहीं तो आप मीटर उतार दो। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपको बता देते हैं कि एक तरफ जहां इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल नजर आती है, पीएचडी की बड़ी लीडरशिप जो थी वो बाहर नहीं निकल पाई। दूसरी तरफ ये भी माना जाता था कि महबूबा मुफ्ती ने भी बड़ी कोशिशें की थी कि वो बडगाम के उन इलाके की तरफ जाएं जिन इलाकों के बारे में
कई एक ऐसे वीडियोस वायरल हुए थे जिनमें यह दिखाया गया था और दर्शाया गया था कि कई लोग ऐसे हैं जो साल से या ये कह सकते हैं कि सदियों से कुछ जंगलाती इलाकों के अंदर रहने वाले हैं, पहाड़ी इलाकों के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से नोटिस से अजरा की जाती हैं। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताए देते हैं कि महबूबा मुफ्ती बिल आखिर डीडीसी इंतखाबात के मुकम्मल होने के बाद गुज़श्ता कल चरार शरीफ के साथ साथ उन दीगर इलाकों के अंदर भी गई जहां पर कुछ लोगों को नोटिस अजरा की गई थी। जब वो वापस आई तो वहां पर उन्होंने नामा निगारों के सामने एक खातून को पेश किया जिसकी उम्र बकौले उनके 110 वर्ष से ज्यादा थी और तब से वो आज तक उन्हीं इलाकों में रह रही थी जहां से निकलने के लिए उन्हें सरकार ने नोटिस अजरा की थी। इस हवाले से जब रिएक्शन के हवाले से जब हमने कई एक पॉलिटिकल लीडर से राब्ता कायम करने की कोशिश की तो उन्होंने भी महबूबा मुफ्ती के मौकफ की तायीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे लोगों को कतई तौर पर सरकार की तरफ से कोई तंग तलबी नहीं होनी चाहिए जो सदियों से यहां पर रहते आए हैं या साल से रह रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन इकराम क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने उन ख्वातीन के साथ बातचीत के दौरान कहा और क्या कुछ सूरत हाल थी उनके इस दौरे के बाद, आइए आपको दिखाते हैं। अना जम सात आसमान ये जमीन ये न्यूक कोई नीक जमीन मुझे नेरान आशीमन चारवाइन सहित तीर चारवाई जैसे गुपन बुड़ तीर फिर उस पर पता है गुजारा ये वक्त कोई नीक जमीन न्यूक क्या गारंटी पत मकान सन जमीन फिर सोन बूट बार ये ना सह जमीन रोज क्या रोजन मकान पे तोड़ फिर बार नोटिस आय आज खबर मामा आज आम पत नत गई ये शीत बजी ज्यादा गई रोजान कह नोटिस नोटिस मज नोटिस पान क्या इंतखाब में आजाद रोजान 40 वर गई ये इंतखाबस पीर दर पीर आमुद बसान आज कत नर बह ये मे जमीन साफ गो कुल साफ गई तो मेरी जिंदगी कत मे जिंदगी पता साफ सोरे जो चार शरीफ वाला का दौरा किया है, क्या मकसद है? मकसद ये है कि जब से 370 5 अगस्त 2019 में खत्म किया गया है उसके बाद यहाँ के लोगों पे जुल्म के पहाड़ टूट पड़े हैं। यहाँ की आवाम को खौफजदा किया जाता है, डराया जाता है, इनको घरों से बेघर किया जाता है, इनको जमीनों से बेदखल किया जाता है। वो जमीनें जो इनके बाप दादाओं के पास इतने सालों से पड़ी हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में ये लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का जो ध्यान है, असली मसला जो है, जो 70 साल से मसला लटका हुआ है, उससे ध्यान हटा के ये यहाँ लोगों पे इतना जुल्म, इतना तशद्दुद करना चाहते हैं कि लोग अपना जीना भी भूल जाएं। तो मुझे लगता है कि सरकार को, जो खासकर गवर्नर साहब है, उनको नोटिस लेना चाहिए। ये जो लोग हैं यहाँ, ये यहाँ के बस्कीनदार है, यहाँ रहते हैं। अभी ये देखा आपने, ये जो हमारी बुजुर्ग लेडी है 108 साल के लेगा, इसके बाप दादा यहाँ रहते थे, इसके बाप दादा यहाँ रहते थे। तो यही नया कश्मीर बनाना चाहते हैं क्या? ये मरकजी सरकार वाले यही नया कश्मीर बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए, इसको भी नोटिस, इसको भी आप, इसके बाप दादा यहाँ रह रहे हैं। यहाँ देखिए कितने बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, सबको इस सर्दी में कहते हैं कि भाई आप जमीन छोड़ दो। जब जमीन छोड़ेंगे तो करेंगे क्या? ये आप तो पता नहीं कहाँ किन मुल्कों से हमारे हिंदू भाइयों को लाके बोलते उनको बसाएंगे हम हिंदुस्तान में। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ से घरों से बाहर निकालेंगे। हम तो ये होने नहीं देंगे, किसी भी सूरत ये होने नहीं देंगे।
जी हां नाज़रीन इकराम, आपको बताए देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मालूम है कि इस वक्त जो इंतखाबात हुए, इन इंतखाबात के चलते भी यहां पर कोविड-19 मौजूद था और मौजूद भी है। और इस हवाले से मरकजी सरकार के ये दावे भी हैं कि जनवरी के पहले महीने में ही वैक्सीन जो है वो बाजार में आ जाएगा और किसी भी हफ्ते में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस ने अब एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। बताया जाता है कि बर्तानिया, यूके और दीगर कंट्रीज के अंदर इस तरह का वायरस पाया गया है जो कोविड-19 के बीच में से ही निकला हुआ है, यानी कि कोरोना वायरस के बीच में से एक ऐसा वायरस निकला हुआ है, एक ऐसा जरासीम निकल रहा है जो जरासीम कोरोना वायरस से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है और किसी भी शख्स पर बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकता है। इसकी तहकीकात जब बर्तानिया के अंदर हुई तो नाज़रीन इकराम आपको बताए देते हैं कि वहां पर माहिरीन सेहत और जो इस बात पर तहकीक कर रहे थे कि किस तरह से कोविड-19 को कंट्रोल किया जाए, तो वो देख करके हैरान हो गए कि समाज के एक बड़े तबके को एक ऐसे वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है जो कोविड-19 से 100 गुना तेज है, लेकिन कोरोना वायरस का ही एक हिस्सा है। और जब यह खबर बाजार में बाहर निकली तो बर्तानिया के साथ कई एक ममालिक ने फौरी तौर पर अपने हवाई राब्ते खत्म कर दिए। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको यह बात भी बताई देते हैं कि भारत सरकार की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर एक सरकारी नोटिस निकला जिसमें बताया गया कि यूके से आने वाली परवाजें जो भारत के अंदर आने वाली हैं उनको मुकम्मल रोक दिया गया है। इसके साथ साथ आपको यह बात भी नाज़रीन इकराम बताते हैं कि सऊदी अरबिया ने तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे फिलहाल फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। यानी कि सऊदी अरबिया का कहना है कि किसी भी गैर मुल्की तैयारे को जो परवाजें वहां पर हुआ करती थी उनको वहां पर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस के नए वायरस की वजह से जो एक खलबली पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर फैली हुई है उसका रिस्क किसी भी तरीके से सऊदी अरब का मुल्क उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तमाम ममालिक यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मुकम्मल तरीके पर बैन कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के नए जरासीम के हवाले से जो खदशे पाए जाते हैं, जिस अंदाज में भारत ने भी मुकम्मल तरीके पर यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी, ऐसा लगता है कि एक नए लॉकडाउन की तरफ दुनिया जा रही है। जैसे हम पहले ही खदशा जाहिर कर रहे थे कि सन 2020 ने कोई कसर बाकी नहीं रखी और वुहान के शहर से उभरे हुए इस खतरनाक वायरस के कितने एक मुज़र असरात हो सकते हैं, क्या कुछ आउटशूट्स हो सकते हैं, इसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। बर्तानिया से जो इस वक्त ये खबर बाहर निकल करके आ रही है, इसके चलते पूरी दुनिया चौकन्ना हो गई है। आप भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। जम्मू कश्मीर दुनिया के हर मुल्क के साथ सयाहत की वजह से जुड़ा रहता है। नाज़रीन इकराम आपको बताए देते हैं कि इस वक्त अगर आपने एहतियात नहीं की, मास्क नहीं पहना, दूरियां नहीं रखी और उसके साथ साथ सैनिटाइजर का और हाथ को बार बार धोने का काम नहीं किया और उसके साथ ही बाजारों के बीच में, जमेलों के बीच में आप अगर गुरेज नहीं करेंगे जाने से, तो शायद खुदा ना खास्ता आप पर भी इसका वार हो सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक इलाज के लिए जहां परेशान थे कि कोविड-19 का इलाज निकलता, लेकिन ऐसा लगता है कि कोविड-19 के बीच में से अब कहीं कोविड-20 निकल के ना आ जाए। क्योंकि कोविड-20 का लफ्ज हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि 20 के अंदर ही अब इस बात का पता चला कि इस वक्त इसी वायरस के बीच में से एक ऐसा जरासीम निकल रहा है जो कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से 100 गुना तेज रफ्तारी से इंसानी एज़ा के ऊपर हमला कर देता है और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। बहरकैफ अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हम भी आपके लिए दुआगो रहेंगे और आप भी हमें अपनी दुआ में शामिल रखिए। आज के शुमारे से दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़ व नासिर।